Hello, children. Today we are going to study chapter 3. In this chapter 3, in first chapter we see that the first war of independence. In second chapter we have seen the growth of nationalism amongst people, how they come to know about and how they love and how they merge and they become एक ग्रुप होके उन्होंने किस तरह से किया. सो इन दिस चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. यानी ये जो नेशनल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है अर्ली नेशनलिस्ट फेज, एक है अरेस्टिव फेज एंड एक है गांधीयन एरा. यानी 1885 से 1905 तक 1905 तक क्या है अर्ली नेशनलिस्ट फेज, एंड द सेकेंड 1905 से 1918 तक अरेस्टिव फेज है, और तीसरा है 1919 से लेकर 1947 तक का गांधीयन एरा. In this chapter we are going to see all the 3 phases. First we'll see the early nationalist phase. From 1885 to 1905, the Congress was led by a group of leaders known as the early nationalists. The members of these group were drawn from the educated middle class, consisting of professionals like lawyers, barristers, teachers and officials. यानी ये जो ग्रुप था ये 1885 से 1905 तक ये चला. द कांग्रेस पार्टी जो बनी थी, हमने लास्ट इसमें बना, तो कांग्रेस पार्टी जो बनी थी वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो है उन्हें माना जाता था अर्ली नेशनलिस्ट. तो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट मेंबर जो थे, दिस इज ग्रुप वर ड्रॉन फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल, यानी मिडिल क्लास से थे लेकिन एजुकेटेड, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोफेशनल्स थे जैसे लॉयर, बैरिस्टर्स, टीचर्स एंड ऑफिशियल्स. मैनी ऑफ देम वर एजुकेटेड इन इंग्लैंड. उनमें से कुछ ऐसे थे जो इंग्लैंड में जाके जिन्होंने पढ़ाई की थी, एंड फेल्ट दैट द ब्रिटिश इंटेंडेड टू बी जस्ट टू इंडियंस, बट they were unaware of the true states of affairs in the India. कहते हैं कि जो जानते थे, जिनको ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को इंटेंड करने आए हैं, बट दे आर अनअवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स. मीन्स क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में, मीन्स क्या है एक्चुअली बात, उससे वो बहुत ही अनजान थे. अभी लीडर्स कौन से थे? द अर्ली नेशनलिस्ट included leaders from all parts of the country. यानी अर्ली नेशनलिस्ट के जितने भी लीडर्स थे वो इंडिया के हर एक पार्ट से आए थे. एक है W.C. बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुंदरनाथ बनर्जी एंड R.C. दत्ता फ्रॉम बंगाल. ये चारों जो थे 1 2 3 4 5 ये जो थे, ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो बंगाल से आए थे. फिर दादा भाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड जस्टिस रानडे फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड गुजरात. P.R. नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चार्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड liberal Englishmen like the Hume and the Veddervan. The early nationalist leader who lead the Congress in national movement from, ये सब जो थे जो लीड कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को जो इन द नेशनल मूवमेंट्स फ्रॉम 1885 से 1905 वर stern belief in the open minded and moderate politics. मीन्स वो एकदम स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे. ओपन माइंडेड मीन्स किसी भी तरह का कुछ नहीं, एकदम मॉडरेट तरह से वो बिलीव. दे बिलीव इन लॉयल्टी टू ब्रिटिश क्राउन्स. मीन्स वो ऐसे बिलीव करते थे, लॉयल थे वो ब्रिटिश क्राउन से.
बहुत ही लॉयल थे। बीसी पाल, an early nationalist leader, said in 1887, यानी एक बीसी पाल करके जो थे अर्ली नेशनलिस्ट, उन्होंने 1887 में कहा था, आई एम लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज विथ मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल विद द लॉयल्टी टू माई ओन पीपल्स एंड माई ओन कंट्री। उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉयल रहूंगा। क्यों? क्योंकि विथ मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, यानी मैं अगर लॉयल्टी दिखाऊंगा गवर्नमेंट से, इट इंडिकेट्स विद द लॉयल्टी टू माई ओन पीपल एंड माई ओन कंट्री। यानी वो ऐसा जताता था कि अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉयल रहूंगा तो वो मेरी लॉयल्टी मेरे लोगों से और मेरी कंट्री से है। They wanted that Indians should have their proper and ultimate share in the government. मीन्स वो चाहते थे, उनका क्या मानना था, ये सब जो लीडर्स थे उनका क्या मानना था कि उनका प्रॉपर और लिजिटमेंट शेयर इन द गवर्नमेंट, मीन्स उनका अच्छा और बहुत प्रॉपरली उनका ये शेयर हो गवर्नमेंट में। दे आस्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर रिफॉर्म्स, मीन्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए उन्होंने कहा। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश रूल एज दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, मीन्स उनको उन पे विश्वास था, उनके फेथ पे, उनके जस्टिस पे, उनकी फेयर प्ले पे। दे बिलीव दैट द कंटिन्यूशन ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन विथ इंडिया वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया, मीन्स उनका ऐसा मानना था कि अगर ब्रिटिश के साथ कंटिन्यूएशन रखेंगे तो वो इंडिया के लिए भी अच्छा था और ब्रिटिश इंग्लैंड के लिए भी अच्छा। दे कंसर्न देमसेल्फ विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, मीन्स वो कंटिन्यूसली चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो। द डिमांड्स वर मॉडरेट इन नेचर, उनके जो भी डिमांड्स थी एकदम मॉडरेट थी इन नेचर। अभी बिलीफ ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, मीन्स अर्ली नेशनलिस्ट की क्या बिलीफ थी। द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द ब्रिटिश, मीन्स वो जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में मानते थे ब्रिटिशर्स की। इट वॉज देयर होप दैट द ब्रिटिश वुड greet home rule to India, and they relied on the Salmon Pledge made by the British government, मीन्स वो उन पर रिलाई करते थे, वो जानते थे उनका होम रूल जो है इंडिया वो मानते थे, वो उनमें होप था उनका ब्रिटिशर्स ग्रैंड, यानी वो अपने इंडियंस के साथ अच्छे से पेश आएंगे। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल हैड मैनी बेनिफिट्स, मीन्स उनका मानना था कि ब्रिटिश रूल में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल, इट एडेड इन द क्लिनजिंग सोशल इल लाइक सती, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, मीन्स ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे उन्होंने यहाँ से खत्म कर दिए, जैसे सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी का सिस्टम एंड द चाइल्ड मैरिज। They were of the opinion that the Britain would help Indians govern themselves according to the Western standard, मीन्स उनका ओपिनियन ऐसा था कि ब्रिटेन वुड, यानी ये जो ब्रिटिश थे वो इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे उनकी तरह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाने के लिए, यानी वेस्टर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाने के लिए। दे सेड दैट द मेन ऑब्स्टिकल इन इंडियंस प्रोग्रेस वॉज द सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया, मीन्स उनका ऐसा मानना था कि जो इन सब में मीन्स इंडिया के ग्रोथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो है सोशल एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है वो, एंड नॉट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, मीन्स मेन जो रूल था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल नहीं है इनके बैकवर्डनेस का, मेन रूल है इकोनॉमिकली और सोशली ये जो बैकवर्ड है इस वजह से इंडिया की ये हालत है, ना कि ब्रिटिशर्स की वजह से। दे रिलायड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड ऑफ अचीव देयर एम्स,
मीन्स वो इस पे जानते थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीसफुल मेथड जो टू अचीव देयर एम, मीन्स अपने एम पाने के लिए वो किस तरह से शांति से और एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली जाते थे, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो चलते थे, वो उन पे विश्वास रखते थे. दे बिलीव्ड इन द पेटेंस एंड रिकंसिलेशन